Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो हम लोग सेल्फ एनर्जी पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलोस्फीयर। फॉर्मूला आया था के क्यू स्क्वायर बाय 2r या क्यू स्क्वायर बाय 8 बाय एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है। अब उसी तरह से अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यानी चार्ज इसके अंदर भी है, और ये r रेडियस का स्फीयर है। ठीक है। चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी। पूछा जाए कि इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, यानी इसे क्रिएट करने में कितना वर्क डन किया गया होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक इंस्टेंट पर ये मान लेते हैं कि धीरे धीरे आप चार्ज लाके रेडियस बढ़ा रहे थे स्फीयर की। किसी एक इंस्टेंट पर, टाइम टी पर, आर रेडियस का स्फीयर हो चुका है। ठीक है ना। ये आपका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है। तो मान लो कि इन्फिनिटी से कोई डी क्यू चार्ज मैं उठा के आता हूं और इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो अगर आप डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके आओगे और इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि इस रेडियस डी क्यू चार्ज लाके जब मैंने इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसकी रेडियस डी आर से बढ़ गई। ठीक है ना। इतना ही मटेरियल भी आप एक तरह से लेके आए हो। चलो, तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि जो छोटा सा वर्क डन किया गया होगा इस डी क्यू चार्ज को लेके आने में, वो हो जाएगा डी क्यू इंटू पोटेंशियल एट सरफेस। यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, और हमने डी आर रेडियस से बढ़ा दिया। ठीक है। देखो मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ। डी क्यू बेसिकली वही चार्ज है जो इस वाइट रीजन के अंदर है। तो उसे आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू इस वाइट रीजन की वॉल्यूम। इस वाइट रीजन की वॉल्यूम हो जाएगी सरफेस एरिया, जो कि हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू थिकनेस डी आर। याद रखना मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखी है वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। ये हमारे पास डी क्यू आ गया, ये छोटा सा वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को। ठीक है, वही हमारी सेल्फ एनर्जी बन जाएगी। तो ये बन जाएगा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो गया डी क्यू इंटू सरफेस का पोटेंशियल। अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ चार्ज आ चुका होगा। इसके अंदर जो चार्ज होगा उसे अगर मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इंटू छोटे स्फीयर की रेडियस वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है कि नहीं। उसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, सरफेस का पोटेंशियल। वैल्यूज पुट करेंगे, सेल्फ एनर्जी हमें मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ रो 4 पाई आर स्क्वायर के बाय आर इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। रेडियस 0 से लेके कैपिटल आर। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा रो स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर बाय 3, के बाहर आ गया, अंदर बचा हमारे पास आर की पावर 4 डी आर 0 टू आर। ठीक है ना। यहाँ से मिलेगा हमें 4 पाई रो का होल स्क्वायर के बाय 3 इंटू आर की पावर 5 बाय 5 फ्रॉम 0 टू आर। पुट करो जरा वैल्यूज, तो 4 पाई इंटू रो हो गया क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। होल अपॉन 5 3 is 15 इंटू आर की पावर 5। कोई दिक्कत?
सर वहाँ पे स्क्वायर आएगा 4 पाई। कहाँ? हाँ ये स्क्वायर है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9q² बाय r की पावर 6, है ना, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r की पावर 5 बाय 15। देखो जरा क्या मिल रहा है हमें। ये मिल रहा है हमें q² या 3q² बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है? या ऐसे कह सकते हैं 3/5 kq² बाय r। तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें सेल्फ एनर्जी का सॉलिड स्फीयर के लिए, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। नोट डाउन कर लो सभी लोग। थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं? हाँ एक सेकंड। सर आप रिकॉर्ड कर दीजिए। सबका नोट डाउन हो गया? यस सर। यस। ओके चलो, तो एक हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी और एक सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, दोनों का हमें बस फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन दिखाइए ना जिसको आपने हाईलाइट कर रखा था। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आपको बतानी है। ठीक है, एक स्फीयर मान लो r रेडियस का है, एक 2r रेडियस का है, बीच की डिस्टेंस r मान लेते हैं। इसको चार्ज दिया गया है q, इसको दिया गया है 2q। ये हॉलो है और ये सॉलिड है। सर वो सॉलिड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना दूसरा। हाँ बेटा, नॉन कंडक्टिंग। हो गया? सिंप्लीफाई कर रहे होगे, मेन एक्सप्रेशन तो लिखी ली होगी। यस। तो सबसे पहले हॉलो स्फीयर के लिए लिखेंगे तो q²
बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना, प्लस सेल्फ एनर्जी लिखेंगे सॉलिड स्फीयर की तो हो जाएगी 3 2q स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, प्लस इन दोनों की आपको इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखनी है। तो क्योंकि दोनों सेपरेटेड हैं तो दोनों के चार्ज को उनके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड माना जा सकता है। तो आपको मिल जाएगा Q और 2Q जिनके बीच की सेपरेशन टोटल है 4r। तो एक और फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन 4r। ये 3 टर्म आएंगी अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है। सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू स्फीयर्स पूछी जाती तो सिर्फ थर्ड टर्म आती। सिर्फ टोटल सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछी जाती तो पहली 2 टर्म्स आती। क्लियर है कि नहीं? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एक स्फीयर है जो r रेडियस का है और ये एक स्फीयर है जो मान लेते हैं 2r रेडियस का है। ठीक है ना, इस पे चार्ज है मान लो 3q, इस पे चार्ज है q। ओके, बाहर वाला ऑब्वियसली हॉलो रहेगा तो ये हॉलो शेल है। शेल तो वैसे हॉलो ही होता है, ठीक है, हॉलो स्फीयर। और ये आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। हाँ भाई, लिख पाए? इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, फॉर्मूले लिखने हैं आपको बस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हॉलो शेल की सेल्फ एनर्जी सबने लिख ली होगी, Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं। नो सर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की भी सबने लिख ली होगी, तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसमें कोई समस्या? नो सर। अब बात आती है इनके इंटरेक्शन एनर्जी की। तो भाई सर हमें क्या इन दोनों को सेंटर पे कंसेंट्रेटेड अगर मान लेता हूं तो k q1 q2 बाय r से तो आंसर आने से रहा। अब ऐसा सोचो, इंटरेक्शन एनर्जी होती क्या है? इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से आपको एनर्जी लिखनी है। समझ आ रहा है? तो यस। इंटरेक्शन कैसे होता है? या तो मैं ये लिख सकता हूं कि अंदर वाले स्फीयर ने बाहर वाले स्फीयर पे जो पोटेंशियल बनाया होगा इनटू चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर। बात समझ आ रही है? इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी जब भी आप लिखते हो तो आप पता है क्या लिखते हो? आप लिखते हो पोटेंशियल ड्यू टू वन
पोटेंशियल ड्यू टू वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। क्या मैं सही कह रहा हूं? यही लिखते हैं क्या हम हमेशा? यस जब दो पार्टिकल की भी लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो उनमें से एक का पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। देखो मैं समझाता हूं। जैसे ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस आर है। इंटरेक्शन एनर्जी क्या लिखते हो आप? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि क्यू टू की पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, तो क्यू वन का पोटेंशियल कितना होता? के क्यू वन बाय आर इंटू क्यू टू। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि Q1 की पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, तो Q2 जो पोटेंशियल बनाएगा के क्यू टू बाय आर इंटू Q1। अरे बात समझ आ रही है? पर इन्हें यस 3 बार नहीं लिखना होता, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? आपको एक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल लिखना है और दूसरे के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस तो देखो जरा क्या लिखोगे। सर बाहर के वाला क्यू अंदर बाई टू आर पोटेंशियल कितना बनाएगा? बाहर वाला के शेल क्यू बाई अंदर पोटेंशियल कितना बनाएगा? के के क्यू बाई टू आर। जो सरफेस पर होता है वही अंदर होता है, याद रखना है ये चीज। और इंटू क्या कर दूंगा मैं? 3Q। इसी को आप ये भी लिख सकते थे कि अंदर वाला बाहर कितना बनाएगा? वो बनाता के 3Q/2R और इंटू आप क्या कर देते? Q। सेम ही एक्सप्रेशन आता। दो बार नहीं लिखना है। बट मैं फिर बोल रहा हूं, बच्चे गलती ये करेंगे, वो बाहर वाले के पोटेंशियल की वजह से अंदर की एनर्जी लिखेंगे और अंदर वाले के पोटेंशियल की वजह से बाहर की एनर्जी लिखेंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। यहां आप दो बार थोड़ी लिखते हो, Q1 की वजह से Q2 की, Q2 की वजह से Q1 की, नहीं। किसी एक का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का चार्ज। कोई दिक्कत? नो ये वाला समझ आ गया? यस चलो एक फाइनल क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे फिर। ठीक है, यहां दिया है 2Q, यहां दिया है 4Q, और बोथ शेल्स या बोथ स्फीयर्स आर हॉलो। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी? सर पूरा सेंटर से डिस्टेंस है। चलो एक और बढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इसलिए। यहाँ रख देता हूँ मैं, मान लो Q। एक Q चार्ज सेंटर पे भी रखा हुआ है। सर पूरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो रहा है। सेंटर से डिस्टेंस है बेटा।
हाँ भाई लिख पाए? तो पहले तो सेल्फ एनर्जीज लिख देते हैं अंदर वाले की 2q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस बाहर वाले स्क्वायर की 4q स्क्वायर, कई बार k के टर्म्स में भी दिया होता है तो याद रखना k के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी की। अब दोनों शेल की इंटरेक्शन एनर्जी लिख देता हूं। तो बाहर वाली वजह से अंदर वाले शेल पे जो पोटेंशियल बनेगा k 4q बाई 3r इंटू अंदर वाले शेल का चार्ज 2q। ये दोनों शेल्स की इंटरेक्शन एनर्जी हो गई, ठीक है ना। प्लस दोनों शेल का इंटरेक्शन इस चार्ज q से भी होगा जो सेंटर पे रखा है। अरे बात समझ आ रही है? तो आप क्या कह सकते हो, बाहर वाले शेल का इंटरेक्शन इस चार्ज q के साथ अगर लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगा, k 4q बाई 3r इंटू q प्लस अंदर वाले शेल का k 2q बाय r, ये अपना अंदर पोटेंशियल इतना बना रहा होगा इंटू q प्लस, बोलो अब क्या लिखेंगे, दोनों शेल का इस बाहर वाले चार्ज से भी इंटरेक्शन होगा चार्ज के साथ इंटरेक्शन। तो उसके लिए दोनों के चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं। अरे समझ रहे हो? तो k 2q प्लस 4q बाय 4r इंटू माइनस क्यू प्लस इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू का भी इंटरेक्शन होगा तो k q माइनस क्यू बाय 4r। अरे समझ आया क्या? इतना ज्यादा आता नहीं है कभी, पर सारे हमने ले लिए हैं। तो ये तो हो गई सेल्फ, ये भी हो गई सेल्फ, ये हो गया आपका शेल इंटरेक्शन, ये हो गया आउटर शेल एंड क्यू, ये हो गया इनर शेल एंड क्यू। कोई भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। ये हो गया बोथ शेल्स एंड माइनस क्यू, और ये हो गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कोई समस्या बताइए? सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी पूछे तो सेल्फ एनर्जी वाली टर्म्स को हटा दो। क्लियर है? तो ये हमारा सेल्फ एनर्जी का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है। अगला जो जरूरी टॉपिक है मेंस के लिए वो है अर्थिंग, और ऑलमोस्ट ये चैप्टर का फाइनल टॉपिक होता है। तो अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग समझने के लिए पहले हमें थोड़ा समझना पड़ता है अर्थ के बारे में, ठीक है। तो ये अगर पृथ्वी है तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, किस तरह के स्फीयर की तरह? सॉलिड स्फीयर। अर्थ बिहेव्स लाइक अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अच्छा, क्या अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं सर। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ को आप क्या मानते हो, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग। क्या अर्थ चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल। अर्थ इज न्यूट्रल एंड generally stays neutral। जनरली जब छोटे मोटे कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो, अगर आप अर्थ के ऊपर बैठ के ही कैलकुलेशन कर रहे हो तो अर्थ को आप हमेशा ही न्यूट्रल मानोगे, ठीक है ना। हम ये कह देते हैं कि एनी अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन or taken
from earth it still remains neutral। हमने ये माना है कि जनरली हम जो ये कैलकुलेशन करते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें कंडक्टर वगैरह लेते हैं, उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर के क्वेश्चन करते हैं, तो अर्थ इतनी बड़ी है उन कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कि आप कितना भी चार्ज ले लो या दे दो, अर्थ हमेशा क्या रहने वाली है, न्यूट्रल ही रहने वाली है। बात समझ आई? यस। अच्छा, अगर ये न्यूट्रल है तो नेट चार्ज ऑन अर्थ कितना है? 0। ऑन अर्थ सरफेस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस कितना आ जाएगा? 0। चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कहां से होगा? 0। यही पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ठीक है ना? क्लियर हो? यस। यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अर्थिंग का मतलब क्या है? तो अर्थिंग हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ कंडक्टर, the process of connecting a conductor to earth such that its final potential becomes 0 is earthing। अरे सीधी सी बात है, आपको पता है कि अर्थ का पोटेंशियल भाई 0 है, और मैं कुछ भी कर लूं अर्थ का पोटेंशियल चेंज हो नहीं सकता। और दो कंडक्टर्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब अर्थ तो अपना पोटेंशियल बदलेगा नहीं, तो सामने वाले को भी अपना पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। बात समझे? बस इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं हम ये यूज करते हैं, ये सिंबल हो जाता है अर्थिंग का। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं बड़ी सिंपल सी बात, अर्थिंग फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर, अगर आपके पास एक अकेला कंडक्टर है दुनिया में और उसकी आप कर देते हो अर्थिंग, तो मान लो ये हमारा शेल है, ओके, रेडियस आर का, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज था 4q, और मैं इसे क्या कर देता हूं? अर्थ कर रहा हूं। ठीक है, तो एज सुन एज द स्विच इज क्लोज्ड, एज द स्विच इज क्लोज्ड, कोई हमसे पूछ सकता है फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर, क्या बोलोगे? 0। 0। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है ना? और दूसरा कोई पूछ सकता है डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन। डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ आएगी। चलो क्या कहोगे भाई? सबसे पहले तो सबसे सर पहले पॉजिटिव। पोटेंशियल ऑफ अर्थ
हेलो, यस यस सर। आ रही है आवाज? हाँ। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ये इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ, यानी ये इक्वल होना चाहिए 0। ठीक है, तो आप हमेशा क्या अज्यूम कर लो कि कोई चार्ज क्यू फ्लो करके इसके अंदर चला, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बचेगा k 4q माइनस क्यू बाय आर इज इक्वल टू 0, और q की वैल्यू आएगी 4q, यानी 4q चार्ज फ्लो करके कहाँ गया है? अर्थ के अंदर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके गया है अर्थ के अंदर, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो किए होंगे? अर्थ से ऑपोजिट कंडक्टर। डायरेक्शन। बिल्कुल, फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर, अर्थ टू स्फीयर। और अगर नंबर बोला जाए कितने फ्लो किए होंगे, तो नंबर सिंपली क्या हो जाएगा? q बाय 4q बाई ई। e। 4q। एक स्मॉल q लिखा है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय e। क्लियर है? यस। चलो, तो कभी भी आइसोलेटेड कंडक्टर हो तो क्लियर हो गया कि फ्लो करके सब अर्थ में ही जाने वाला है, तो इसमें तो कुछ नहीं होता। ठीक है, दूसरा टाइप ले लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन। हमारे पार्ट दिखाइए एक बारी। क्या हुआ? तो थोड़ा सा लिखना बाकी है, वो लिख लेना। बेटा लिख लो ना अपने आप भी, थोड़ा छापने की आदत क्यों है? समझ आ गया तो लिख सकते होगे। यस सर। हो गया? यस सर। बढ़िया। चलो अगला देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर्स। मान लो आपके पास एक ये स्फीयर है और एक आपके पास ये स्फीयर है। ओके, मैं कह देता हूं इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r। इस पे चार्ज है 3q और ये है हमारा न्यूट्रल। और हम क्या करते हैं, आउटर स्फीयर को अर्थ कर देते हैं, इसका नाम a दे देते हैं, इसका नाम p। तो आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन a एंड b। मैं करके दिखा रहा हूं पहला क्वेश्चन, प्लीज सभी लोग देख लो, करने की जरूरत नहीं है, आगे जितने भी टाइप के मैं दूंगा आप ही को करने हैं। तो फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी हमें ये बताना है, ए पे फाइनल चार्ज क्या होगा, बी पे फाइनल चार्ज क्या होगा। तो हमेशा क्या अज्यूम कर लेना चाहिए कि अर्थ से कोई चार्ज फ्लो करके या आपके स्फीयर से कोई चार्ज फ्लो करके अर्थ में गया, आपकी इच्छा है, कुछ भी मान सकते हो। मैं मान लेता हूं कि स्फीयर से कोई चार्ज स्मॉल क्यू फ्लो करके अर्थ में गया है। अच्छा, ए से तो चार्ज कहीं जा सकता है क्या? सर बोलो भाई। बाहर वाला सॉलिड है इसके अंदर। अरे यार, कैसे बाहर वाला सॉलिड हो सकता है? सॉलिड चीज के अंदर कुछ रख सकते हो क्या तुम? क्यों भाई? नो। ऑब्वियस है ना वो तो, कि हॉलो है तभी तो अंदर रख पाए हम कुछ, उसके दूसरा स्फीयर उसके अंदर रखा है ना। चलो, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे स्फीयर से कोई चार्ज स्मॉल क्यू फ्लो करके अर्थ के अंदर जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम किया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या ए पर से कोई चार्ज फ्लो करके अर्थ में जा सकता है? नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, ए तो एकदम आइसोलेटेड है, दिख रहा है आपको? तो ए का चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता। तो बी पे चार्ज कितना बचा? बी पे चार्ज था 0 और उसमें से क्यू Zero फ्लो करके minus. अर्थ में चला गया। आपको क्या करना है भाई, हम ये कर देंगे, सिंस बी इज अर्थ, तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाना चाहिए? 0। अच्छा, बी का पोटेंशियल किस किस वजह से होगा? बी का पोटेंशियल खुद की सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से हो जाएगा k माइनस क्यू बाई 2r प्लस बी की सरफेस पर क्या ए भी कोई पोटेंशियल जनरेट करेगा? हाँ। यस तो सर। आपको ये याद करना है, स्फीयर के लिए 3 फॉर्मूले थे, बाहर वाला पॉइंट, सरफेस वाला पॉइंट, अंदर वाला पॉइंट। अगर आप देखो तो स्फीयर ए के लिए स्फीयर बी का हर पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है,
तो बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है के क्यू बाय एक्स, यानी कि के क्यू बाय एक्स, सेंटर से डिस्टेंस 2r, ये हो जाना चाहिए 0। यहां से q की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3q, है कि नहीं? यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3q चार्ज फ्लो करके कहां जाता है, अर्थ में। तो फाइनल चार्ज ऑन ए वो तो चेंज हो नहीं सकता, और फाइनल चार्ज ऑन बी वो 0 माइनस स्मॉल क्यू था, यानी कि -3q। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट किसी को? तो जिसे भी अर्थ किया जाए उसके पोटेंशियल को बस क्या करना है, 0। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। नहीं कोई डाउट? नो। चलो एक क्वेश्चन करो तो। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी। ठीक है ना, ये सब कोसेंट्रिक है, ये याद रखना। इस बार ए की अर्थिंग की गई है। हो गया सर। क्या आंसर आया? सर ए के पे चार्ज -q और बी पे तो है 2q। सर के ए पे -q और बी पे 2q। ओके बाकी लोगों का आया? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं देख सकता हूं क्योंकि ए को अर्थ किया गया है तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ ए, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, है ना। ए का पोटेंशियल यस। 0 हो जाना चाहिए। जिसको भी अर्थ किया है वहां से मान लो कि कोई क्यू चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला गया, तो यहां बचेगा क्यू माइनस क्यू, और 2q तो अपना अलग ही बैठा हुआ है। अब ए के ऊपर पोटेंशियल खुद की वजह से जो होगा वो होगा के, सरफेस वाला फॉर्मूला, -q बाय आर, प्लस बी की वजह से ए के ऊपर, तो बी के लिए ए का हर पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है। कोई भी स्फीयर अपने अंदर उतना ही पोटेंशियल जनरेट करता है जितना उसकी खुद की सरफेस के ऊपर जनरेट होता है। तो के 2q बाय 2r, समझ आया? यहां से हमें क्या मिल जाएगा, q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2q। 2q। तो a से 2q चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला गया, तो फाइनली b पे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, 2q, और a पर जो चार्ज होगा वो है q माइनस क्यू, यानी कि q माइनस 2q, यानी कि -q। कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
क्लियर है? यस। चलो अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, तीनों कॉन्सेंट्रिक हैं, याद रखना। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है पर याद रखना कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर। R 2R और ये 3R। ओके, यहाँ मान लो कि माइनस क्यू है, यहाँ मान लेते हैं 4Q है, यहाँ -2Q है। ओके, और B को आपने क्या कर दिया है, अर्थ। सर सेकंड वाले का रेडियस 2R है, वो अजीब सा हो गया। ठीक है ना, ये सबसे अंदर वाला आपका A, फिर B और फिर C। तो फाइनल चार्जेस या फाइनल चार्ज ऑन B, हो गया सर। क्या आंसर आया? -2Q + Q/3। प्लस Q बाय -2Q + Q/3 -5Q/3 है। -5Q/3। सब एग्री कर रहे हैं भाई? हेलो, यस। सेम आ रहा है सबका? यस भैया। चलो देख लेते हैं। Q चार्ज बाहर चला गया मान लो, तो यहाँ चार्ज हो गया ये। आपको करना है पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू 0। B का खुद की वजह से K -2Q -Q/2R प्लस B का A की वजह से, A के लिए B बाहर वाला पॉइंट है, तो K -Q/2R प्लस C की वजह से, तो K 4Q। C के लिए B अंदर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाली रेडियस ही यूज होगी, यानी खुद की सरफेस वाली। ये मिलके हो जाना चाहिए 0।
क्लियर हुई क्या बात? यही लिखा था सबने? यस तो यहाँ से स्मॉल क्यू कितना आ रहा है? -q/3। -q/3। तो फाइनली चार्ज ऑन बी ये हमें मिल जाएगा -2q -q/3, है ना, यस -5q/3। कोई दिक्कत? नो क्लियर है सब? Yes. चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इस बार मान लो 4 स्फीयर है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, चार्जेस ले लो Q, 2Q, 3Q और -4Q। ओके, रेडियस मान लो R, 2R, 3R, 4R, ठीक है ना। और यहां पे अर्थ कर दिया है मान लो हमने A को और C को, तो A एंड C आर अर्थड simultaneously find final charges on A and C। करने का हिंट एक दे देता हूं मैं। मान लेना A से कोई Q1 गया है और C से कोई Q2 गया है, तो A पे चार्ज हो जाएगा Q - Q1, C पे हो जाएगा 3Q - Q2। और फिर फाइनली क्या करोगे आप बताओ? पोटेंशियल 0। VA के लिए इक्वल टू 0 करोगे, तीनों की वजह से लिखोगे, B C D और A, चारों की वजह से A के ऊपर इक्वल टू 0, और फिर C का लिखोगे चारों की वजह से और वो इक्वल टू 0। तो सर दो इक्वेशन, दो अननोन बनेगी। हाँ सर, लेकिन फाइनली तो सी के ऊपर से चार्ज हट जाएगा ना, तो उसका थोड़ी लिखेंगे। क्यों हट जाएगा भाई? अर्थिंग के बाद, अच्छा सॉरी, हाँ मैंने गलती। ऑब्वियसली भूल गए। और कोई डाउट? दो इक्वेशन, दो अननोन आएगी, सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलो आखिरी चीज के ऊपर चलते हैं, जो है इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब ये जनरल क्वेश्चन होते हैं और लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, एज सच कोई अलग से थ्योरी नहीं है। इंडक्शन ऑफ चार्ज के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। चार्ज इंड्यूस होने का मतलब क्या है? एक चीज आपको पता है कि फॉर कंडक्टर्स sides facing each other induce equal and opposite charge। क्या मतलब है इसका? क्योंकि कंडक्टर्स चार्ज को बड़ी आसानी से अपनी वॉल्यूम के अंदर घूमने देते हैं, तो मान लो आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक है ना, और आपने क्या किया, इसके पास में लाकर एक ऐसा कंडक्टर रख दिया जिसके मान लेते हैं एक कोने पर चार्ज है -Q, हालांकि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या मैं नॉन कंडक्टर ले लेता हूं मान लो, ठीक है ना, एक साइड पे चार्ज है -Q,
तो यहां पे इसका इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ये अगर कंडक्टर है तो ऑब्वियसली यहां माइनस क्यू हुआ है तो ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा, प्लस क्यू भी आएगा, है कि नहीं। ये हमारा नॉन कंडक्टर था। तो इस तरह से चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे देखो मान लो मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक हॉलो शेल है और ये हॉलो शेल न्यूट्रल है, तो इस पे नेट चार्ज क्या है भाई, 0। पर हमने क्या किया, Q एट सेंटर ऑफ स्फीयर, आपने कोई Q चार्ज सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रख दिया, तो क्या अब स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस होगा। अच्छा, ये मान के चलना है कि स्फीयर की कुछ ना कुछ थिकनेस तो है, ठीक है, जो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, पर कुछ ना कुछ तो होगी। तो इसकी दो सरफेस होती हैं हॉलो स्फीयर की, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, ठीक। थिकनेस ऑफ शेल इज नेग्लिजिबल। बताओ मुझे, अगर Q आपने सेंटर पे रखा है तो वो अपने चारों तरफ क्या इंड्यूस करेगा, मुझे बताओ। इलेक्ट्रिक वो नहीं मेरे भाई, कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस की बिल्कुल। माइनस तो वो माइनस Q चार्ज इसकी इनर सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो जाता है, और क्योंकि पूरा शेल तो न्यूट्रल था तो माइनस Q चार्ज अंदर होने की वजह से प्लस Q चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर इंड्यूस हो जाता है। बात समझ आई। तो यहाँ माइनस Q और यहाँ प्लस Q, तो आप कह सकते हो कि इनर सरफेस पे इक्वल और ऑपोजिट चाहिए तो माइनस Q, और आउटर सरफेस पर बचा हुआ चार्ज प्लस Q, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या था, 0 था। क्लियर हुआ। यस मैं यहाँ पे यस आपको कुछ थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस के टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम इंड्यूस चार्ज के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मान लो एक और मेरे पास हॉलो शेल है, ठीक है ना। अगर मैं इसे 4Q चार्ज देता हूं तो वो सारा 4Q चार्ज कहां होगा। अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं। यस यस सर। तो अंदर वाली सरफेस पर भी जाएगा क्या, बाहर वाली सरफेस पर ही रहेगा। सर, कंडक्टर है तो बाहर ही रहेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सरफेस पे जाना चाहते हैं, याद आ रही है लाइन। जो भी आउटर मोस्ट सरफेस होगा उसके ऊपर चार्ज जाके बैठना चाहता है यूनिफॉर्मली। तो हम ये कह देंगे कि भाई इसके ऊपर 4Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर दिया इसमें Q चार्ज एट सेंटर। अगर आपने इसमें Q चार्ज सेंटर पे ऐड किया तो अब क्या होगा बताइए। इस Q चार्ज की वजह से माइनस Q चार्ज अंदर इंड्यूस होगा कि नहीं, अरे यस बोलो। सर। जिसकी वजह से बाहर चार्ज कितना आ जाएगा, 3 की अरे 5Q। 5Q। दिमाग लगाना बंद करना है, दिमाग ज्यादा लग रहा है, चैप्टर खत्म हो चुका है। ये सब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी न्यूट्रल शेल या चार्ज शेल पे चार्ज इंड्यूस इस तरह से होता है कि भाई फेसिंग चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को बैलेंस। अब इसका लॉजिक पता है क्या है, लॉजिक वही है कि जो कंडक्टिंग वॉल्यूम है, ये जो मेटल होगा ना, उसके अंदर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर। अब जैसे देखो इस पे एक क्वेश्चन है,
ये आपके पास एक न्यूट्रल शेल था, शेल मतलब खाली होता है अंदर से, ठीक है ना, और यहां आपके पास एक चार्ज Q रखा हुआ था, और यहां आपके पास एक रखा हुआ था -Q सेंटर पर। ओके, और ये मान लेते हैं ए रेडियस है R और ये डिस्टेंस है R, ये है I कैप और ये है J कैप। पहला क्वेश्चन तो है F नेट ऑन द चार्ज -Q, और दूसरा फोर्स बाय कंडक्टिंग शेल ऑन -Q। तीसरा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल। ठीक है, मेरे साथ करना है क्वेश्चन, खुद से नहीं करना। सबसे पहली चीज, पहले पार्ट का जरा आंसर बताओ, नेट फोर्स Q चार्ज के ऊपर क्या होगा? बोलो भाई। क्यों जीरो होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, ये एक कंडक्टर के अंदर चार्ज रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, याद आ रहा है? तो बाहर वाला चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या वो अंदर एंटर कर सकती है? बाहर वाली कोई भी एक्सटर्नल फील्ड क्या हमारे हॉलो शेल के अंदर एंटर कर सकती है? नहीं। जब बाहर वाली फील्ड अंदर एंटर ही नहीं कर सकती, तो क्या बाहर वाली फील्ड की वजह से कोई फोर्स आ सकता है? नो अरे बोलो। नहीं। तो लॉजिकली क्या बाहर वाली फील्ड अंदर एंटर की थी? हाँ, पर इंड्यूस चार्ज ने उसको क्या कर दिया होगा? कैंसिल। कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड एंटर तो करती है, पर वो अपनी सरफेस पर इस तरह से चार्ज को इंड्यूस करता है कि नेट फील्ड क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस। अच्छा, तो नेट फोर्स तो क्या आने वाला है? 0, और इसका रीजन मैं दे देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब बात आती है, नेट फोर्स 0 है, यानी बाहर वाले चार्ज की फील्ड ने अंदर घुस के जो फोर्स लगाया था, उसे इंड्यूस चार्ज के फोर्स ने बैलेंस आउट कर दिया होगा। कह सकता हूं, तो फोर्स ड्यू टू Q is equal to force due to induced charges on shell। तो Q की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? जो Q है उसकी वजह से -Q पे फोर्स होता तो उसकी डायरेक्शन क्या होती? टुवर्ड्स Q। अट्रैक्टिव। तो इसकी वैल्यू तो है K Q1 Q2 बाय 2R का होल स्क्वायर, और ये बैलेंस हो रहा होगा किससे? फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बोलते नहीं हो यार, पूरा मजा खराब कर देते हो। टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हमारे Q चार्ज जो कि बाहर है उसने फोर्स राइट में लगाया, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो जो कंडक्टिंग शेल है उसने फोर्स लेफ्ट में लगाया होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? बाहर वाले पर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। बोलो। नॉन यूनिफॉर्म होगा। वो तो सही है बिल्कुल। तो लॉजिक पता है क्या सबको? यस सर, नेट फोर्स लगाने के लिए नॉन यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज बाहर, देखो अंदर तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, क्योंकि -Q सेंटर पे है एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से अंदर तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो बाहर भी अगर यूनिफॉर्म करते हैं तो बाहर वाले की वजह से अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो बाहर वाले की वजह से अंदर फील्ड 0 हो गई तो वो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा। फोर्स लगाने के लिए वो अपने अंदर कैसा करता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है। या आप तो ये याद रख लो कि सीधी सी बात है, अगर बाहर कोई भी नहीं तो फिर चार्ज यूनिफॉर्म रहेगा, बाहर कोई चार्ज आ जाए जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? यस यस। अब मैं नोट करके एक बहुत जरूरी चीज लिखाने वाला हूं जिस पर क्वेश्चन आने के चांस एडवांस में है, मेंस में तो नहीं। ठीक है ना, एक ट्रिक टाइप है ये। आपको 2 स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। पहला, फॉर अ कंडक्टर द नेट field inside the cavity due to all charges outside its surface and induced charges on outer surface must be zero. Must be zero. और दूसरा, the net field at any point outside the sphere due to charges inside the cavity and induced charges on inner surface is zero. ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, किसी को समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ आया तो समझो। अगर आपके पास एक स्फीयर है, ओहो, अगर आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर एक कैविटी है। अच्छा, हॉलो स्फीयर जो होता है वो भी तो बेसिकली एक कैविटी होती है, बड़ी सी, है कि नहीं? आपके पास एक स्फीयर है और उसके अंदर एक कैविटी है। तो मान लो कि मैंने इस कैविटी के सेंटर पर -q चार्ज रख दिया, तो मुझे बताओ इस कैविटी के अंदर क्या कोई चार्ज इंड्यूस होगा? अरे बोलो। यस यस अच्छा, क्यों इंड्यूस होता है ये पता है? क्योंकि अगर आप गॉसियन सरफेस बाहर चुन लो ना, तो नेट फील्ड अंदर कितनी होनी चाहिए कैविटी के? 0। याद करो ना, Constant कंडक्टर है ना ये। अरे कांस्टेंट नहीं, कंडक्टर है भाई, कंडक्टर के लिए कह रहे हैं सब कुछ। वो जो आया था रो a/3ε0, वो तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आया था ना। अरे नहीं समझ आया? यस ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, तो कैविटी के अंदर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? 0। तो अब आप लॉजिक देखो कि अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दोगे जस्ट बाहर, तो क्यू इन कितना होना चाहिए? नेट चार्ज अंदर 0 कोई तो होगा इतनी बड़ी क्लास में जिसको कुछ समझ आता हो। 0 नेट चार्ज अंदर क्या होना चाहिए? 0। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होता है ऑपोजिट साइन का, और उतना ही इंड्यूस होता है ताकि क्यू इन को क्या कर सके? 0। समझ आई बात? अच्छा, यहाँ पे +q आया है तो -q कहाँ इंड्यूस होगा? ये कैविटी है, याद रखना, तो -q आउटर मोस्ट सरफेस पर इंड्यूस होगा।
इंड्यूस्ड, क्योंकि बीच मेटल में तो नहीं हो सकता ना चार्ज कहीं भी। चलो, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर ये सेंटर पे रखा गया था तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यूनिफॉर्म था। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यूनिफॉर्म था। और बाहर भी कोई परेशान करने के लिए नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है? यूनिफॉर्म है। समझ आई क्या बात? तो आप ये मान के चलो कि इस अंदर के इंड्यूस चार्ज की वजह से अगर मैं कोई भी पॉइंट बाहर ले लूं, कोई भी पॉइंट बाहर ले लूं, तो इस माइनस क्यू की वजह से प्लस ये जो अंदर इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से जो नेट फील्ड आएगी वो क्या आनी चाहिए? 0। अरे बात समझ आई क्या? ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अंदर वालों को बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर वाले चार्जेस को अंदर वालों से कोई मतलब नहीं। बाहर वाले जितने भी चार्जेस हों, ये जो सरफेस पे चार्ज है या बाहर में कोई चार्ज रख दूं, उनकी वजह से कैविटी के अंदर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? 0। सिमिलरली अंदर वाले सभी चार्जेस की वजह से कैविटी के अंदर इंड्यूस चार्ज और ये चार्ज, इनकी वजह से नेट फील्ड आउटसाइड किसी पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? 0। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं कि कैसे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इसका, और करने का सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है, और किसी तरीके से आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये मान लो कि हमारा स्फीयर है, तो ये मान लो उसमें कैविटी है, रैंडम जगह पे कैविटी बना दी, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस मान लेते हैं हमारी r1 है, ये पूरा स्फीयर है जिसकी रेडियस कुछ r है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहां पे रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज, ऑब्वियसली नॉट एट द सेंटर, ठीक है ना। मैंने यहां पे रख दिया प्लस क्यू चार्ज, और यहां है कोई पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से आपको दी गई है कुछ x। समझ आया? चल, तो पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टाइप ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी। प्लीज कोई आंसर मत देना अभी। इनर सरफेस ऑफ कैविटी। दूसरा है टाइप ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ कैविटी, outer surface of cavity। तीसरा है magnitude of electric field due to induced charge on inner surface of cavity, inner surface of cavity at P। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सभी को? Yes. ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मेटल बनाता हूं मैं इस तरह से, यहाँ चार्ज नहीं है, सॉलिड कंडक्टर था, तो चार्ज इसका या तो आउटरमोस्ट सरफेस पे होगा या ये प्लस क्यू ने बांध के रखा होगा कहीं अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा कैविटी में ये बता दो, सबको क्लियर होना चाहिए भाई, प्लीज क्लियर कट बोलना, नहीं समझ आए तो। ये प्लस क्यू अंदर वाली सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? माइनस क्यू। अब आपको ये भी समझ आता है ये हल्का सा राइट में टिल्टेड है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट हो रहे होंगे? इसी तरफ, और यहाँ चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? कम। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? पहले का आंसर तो आ गया कि टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू तो माइनस क्यू है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्यू चार्ज और नॉन यूनिफॉर्म जो है चार्ज इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना।
अच्छा, क्या बाहर की सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा? सर अरे वो तो बोलो हाँ। क्या यस Yes. होगा सर। कोई ऑब्वियसली होगा। और कितना होगा? प्लस क्यू होगा। प्लस अब मैं जानना चाहता हूँ वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। Non सर uniform. यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म बहुत बढ़िया है, मन खुश हो गया मेरा यार। जिसने भी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। प्लस क्यू आंसर आता है और वो होता है यूनिफॉर्म। अब ये इसीलिए एडवांस का क्वेश्चन है, लोग यहीं पे लौट जाते हैं कि ये क्या हो गया। मुझे ये बताओ, मैंने एक स्टेटमेंट बोला है हिंदी में, अंदर वालों को बाहर से मतलब नहीं है और बाहर वालों को अंदर से मतलब नहीं है। बाहर का चार्ज नॉन यूनिफॉर्म तब होता है जब उसे कोई परेशान करने वाला हो। क्या बाहर कोई चार्ज है? नहीं, बाहर बस एक पॉइंट है पी, वहां कोई चार्ज नहीं है। और अब आप ऐसा सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखना, अंदर कैविटी में नेट फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो। अरे जीरो। होनी चाहिए कि नहीं? यस कैविटी के अंदर नेट फील्ड जीरो होनी चाहिए। बाहर कोई दूसरा चार्ज है नहीं फील्ड बनाने के लिए। जो फील्ड बनानी है वो आउटर मोस्ट इंड्यूस चार्जेस को बनानी है, तो उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली। क्योंकि याद करो, यूनिफॉर्म हॉलो शेल के अंदर ही तो फील्ड जीरो होती है। इसीलिए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को नेट फील्ड जीरो करनी है। बात समझ आई? तो ऑल्दो अंदर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है पर बाहर क्या? सर वो स्टेटमेंट आपने भी बोला ना, थोड़ा लैग हो गया अरे था। बीच में अटका दिया, मैं खुद ही भूल गया क्या बोला था। क्या कह रहा था मैं? सर स्टेट कौन सा स्टेटमेंट बेटा? मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि अंदर वाले चार्जेस को बाहर फील्ड नहीं बनानी होती, नेट फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो बाहर के चार्जेस की वजह से अंदर फील्ड जीरो होनी चाहिए। बात समझ आई? तो क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर के इंड्यूस चार्जेस को ही अंदर नेट फील्ड जीरो करनी है, इसलिए उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस कोई डाउट? चलो, सर तो यही चीज मुश्किल हो जाती है समझना कि अंदर नॉन यूनिफॉर्म है और बाहर यूनिफॉर्म है। सर उसका लॉजिक है क्यों है ऐसा। हाँ बोलो। सर ये जो आपने स्टेटमेंट समझा है ना यूनिफॉर्म वाला, प्लीज और एक बार समझा सर, आपकी आवाज थोड़ी। क्या कह रहे हो? सर अभी जो आपने जो स्टेटमेंट बोला ना यूनिफॉर्म वाला। 2 बार जो मैंने स्टेटमेंट बोला, यस एक बार नहीं। हाँ, उसका क्या करूं मैं? तीसरी बार बोलूं यस सर वो तो उससे आपका समझ आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। सर आपका आवाज थोड़ा बराबर नहीं आ रहा था, पहली बार समझ नहीं आया, फिर दूसरी बार आवाज बराबर नहीं आ रही। अच्छा, पहली बार समझ नहीं आया, दूसरी बार आवाज कम हो गई, अभी ठीक है? यस सर। हाँ, तो आपको क्या पता चला है अभी तक? कुछ तो समझ आया होगा। यस सर। क्या? सर क्यों इंड्यूस चार्ज जो कैविटी के अंदर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है, बस ये समझ आया। नॉन यूनिफॉर्म है, ये समझ आया कि नहीं? यस सर, क्योंकि क्यू और बाहर वाला यूनिफॉर्म है, ये समझ आया? यस सर। क्यों? सर वो स्टेटमेंट समझ नहीं आया, यूनिफॉर्म बाहर वाला। नहीं, बाहर वाली यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि उसे नेट फील्ड अंदर जीरो क्रिएट करनी है। तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी तो नेट फील्ड अंदर जीरो होगी। अरे अभी भी नहीं समझ आया कि भाई? नहीं सर आ गया। नहीं आया तो बोलो। नहीं सर आ गया। अभी और क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा, ऐसे एक बार में नहीं आएगा। चलो, तीसरे पार्ट का आंसर। सर अंदर की सरफेस पे भी यूनिफॉर्म है ना? अरे चाचा, लिखा है यहाँ यार, लिखा है। ये क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है बेटा? पढ़ के बताओ। सर नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, और आप पूछ क्या रहे हो? इसका मतलब गारंटीड आपको तो समझ आया ही नहीं जो मैंने पढ़ाया है कि नहीं? कि पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम कहते हो कि भाई सीता को तो राम उठा ले गए थे। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ लिखा है, ये तो पहला पार्ट है जो समझाया गया है, वही नहीं क्लियर हुआ। अरे क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, समझ पा रहे हो? क्योंकि प्लस क्यू सेंटर पे नहीं रखा है। सर सेंटर पे नहीं है। चलो, अब आपको बताना है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म इंड्यूस्ड चार्ज। तो कितना मुश्किल है इसे लॉजिकली कैलकुलेट कर पाना अगर स्टेप वाइज हम करें।
पर यहां हम क्या जानते हैं कि इस प्लस क्यू की वजह से और इस माइनस क्यू जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से नेट फील्ड पी पे क्या होनी चाहिए? जीरो। तो मैं ये कह दूंगा कि E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू इंड्यूस्ड इनसाइड एट P ये होना चाहिए जीरो वेक्टर फॉर्म में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना चाहिए? इक्वल। तो E ड्यू टू इंड्यूस्ड इनसाइड का मैग्नीट्यूड ये सिंपली क्या आ जाएगा? जो ये प्लस क्यू बना रहा है, प्लस क्यू एक्स डिस्टेंस पे कितना बना देगा? के क्यू बाय एक्स। समझ आया? यस। कोई दिक्कत? नो। अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने पहले ही कहा है एडवांस के लिए है, सोचना है, इसमें कुछ रटने वाली चीज बस एक ही है, अंदर वाले नेट मिलके बाहर जीरो करते हैं, बाहर वाले नेट मिलके अंदर फील्ड जीरो करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका शेल है और ये उसमें एक आपकी कैविटी है। यहां हम रख लेते हैं कोई चार्ज प्लस क्यू। ओके, यहां मान लो कि अंदर चार्ज रखा गया है आपका प्लस क्यू। ये मेटल का पूरा बना हुआ है। हेलो? यस। यस हाँ, तो न्यूट्रल कंडक्टर है हमारे पास और चलो यहाँ मैं आपको दे देता हूँ, क्या दे दिया जाए? ठीक है, तो पहला तो यही ले लेते हैं, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें ए टाइप है इनर सरफेस ऑफ कैविटी, बी टाइप है आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, अभी आंसर मत देना, सभी लोग सोचो आराम से। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस में कुछ ले लेता हूं, x, कुछ x डिस्टेंस है। ओके, ठीक है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट q, सेंटर पर है ये, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज on outer surface हाँ भाई, क्या आएगा? सर फर्स्ट में तो इनर सरफेस वाला तो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि इनर सरफेस कैसा होगा?
तो आपको यूनिफॉर्म समझ आ जाता है सीधे से कि ये होना चाहिए यूनिफॉर्म। मैं लिख दूंगा Uniform. माइनस क्यू इंड्यूस होगा और यूनिफॉर्म क्योंकि सेंटर पर है। आउटर सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म है। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बाहर वाला हाँ सर, प्लस वो क्यू और ये जो चार्ज है ये मिलके जीरो करने वाले हैं, तो कहीं ये यूनिफॉर्म हो गया अगर बाहर तो वो जीरो कर देगा खुद का, तो बच जाएगी बाहर वाले की, है कि नहीं? तो आप कह दोगे प्लस यस क्यू और नॉन यूनिफॉर्म। सर ये जो है वो सेंटर पे स्फीयर के कौन बेटा? हाँ सेंटर पॉइंट जो है कैविटी का, वो वो पॉइंट, स्फीयर के हाँ सेंटर। हाँ कि स्फीयर के सेंटर पे तभी तो यूनिफॉर्म आया। आगे क्या कह देंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, ये इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर इंड्यूस्ड चार्ज। अरे समझ आया? सिंपली क्या कह दोगे? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर इंड्यूस्ड चार्ज। एक चीज से कभी मत भूलना, नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। सारी कहानी इसी के लिए चल रही है। क्लियर हुआ? यस तो इसके शायद आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए एचसीवी में। वो फोर्स वाला क्वेश्चन तो है सबसे पहले जो मैंने आपको कराया है ना, और बाकी इसके ऊपर शायद एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बहुत पहले एडवांस में क्वेश्चन आया है, पर लॉजिक याद रखना है। हिंदी में सीधे से याद कर सकते हो, अंदर वाला कैविटी के अंदर का चार्ज प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से नेट फील्ड आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर हमेशा जीरो होनी चाहिए। बाहर की सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड है प्लस बाहर जितने भी चार्जेस हैं उन सभी की वजह से मिलके कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो होनी चाहिए। क्लियर हुआ? यस ऑब्वियसली स्फीयर के अंदर तो जीरो होती है क्योंकि वो कंडक्टर है, बीच में भी कोई पॉइंट लेते तो उस पर भी जीरो होती। चलो मैं इस पे देखूंगा, एक आध अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया है, तो अगली क्लास में हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ओके यस सर HCV अगर पे कोई discussion कब करें? हाँ डिस्कशन के लिए मैं बता दूंगा होमवर्क, और बाकी कोई अगर मुझे मॉड्यूल के वो स्क्रीनशॉट भेज सके अगर फोटो लेकर, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, वो भी हमें डिस्कस करना था। तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 का अगर आप वो जो कैम स्कैनर से पीडीएफ बना के भेज दो तो हम वो भी Yes, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बस एक्सरसाइज 1 जो पहले दी है उसको करके पीडीएफ बना देना। और बाकी तो ये एचसीवी के अंदर 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और गॉस लॉ, तो आप पूरे सॉल्व कर सकते हो। मैं बता दूंगा कि किस डे को हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा ही होमवर्क है। हाँ रिसेंट 1-2 दिन में नहीं डिस्कस करेंगे, आराम से कर लेना। नेक्स्ट वीक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट वीक में गॉस लॉ वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर हाँ सर आपको मैंने डाउट भेजा है, एक बार देख लीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? श्रेष्ठा। ओके ठीक है, भेज दूंगा। चलो और कोई डाउट? एंड करें फिर? यस Yes. यस सर थैंक यू।